हम यहाँ पे एडीओ का जो सिलेबस है वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो एडीओ का जो सिलेबस है इसके अंतर्गत हम लोगों ने ग्रामीण विकास वाला जो पार्ट है वो स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत मैंने यूनिट फर्स्ट तो अभी तक आप लोगों को नहीं बताया है। यूनिट 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट वाला जो पार्ट है ये यूनिट 3 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा और इसका नोट्स बनाइएगा। ठीक, देखिए यूनिट 3 जो है ये है सामाजिक अंकेक्षण। ठीक, देखते हैं कि सामाजिक अंकेक्षण होता क्या चीज़ है। इसका जो आशय है, समाज द्वारा प्रशासन के कार्यों का अंकेक्षण करना ही सामाजिक अंकेक्षण कहलाता है। देखिए जो प्रशासन जो होती है ना, ये समाज के लिए ही कार्य करती है। किस टाइप की कार्य करती है? योजना बनाना, उनका क्रियान्वयन करना भी करती है ना, उनकी विकासात्मक गतिविधियां भी संचालित करती है ये। ठीक है, तो जो प्रशासन जो कार्य करता है उसी ही कार्य को समाज के द्वारा अंकेक्षण करना ही सामाजिक अंकेक्षण कहलाता है। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं हम लोग कि समाज के लोग अपने से जुड़े मुद्दों का स्वयं अपने स्तर पर निगरानी करते हैं। ठीक है, और परिणामों का मूल्यांकन करते हैं, और जो क्रिया वहाँ पे जो कार्य है उनका जो क्रियान्वयन है, वो जो प्रक्रिया है वो सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है, इसको सुनिश्चित कराते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है यही सामाजिक अंकेक्षण कहलाती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखते हैं इसका उद्गम कहाँ से हुआ था। इसका उद्गम अमेरिका से हुआ था। ये लास्ट टाइम 2017 के एडीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी जो नींव है ये कहाँ से रखी गई थी। ठीक है, किसकी नींव? सामाजिक अंकेक्षण की नींव। तो जो सामाजिक अंकेक्षण है इसकी जो नींव है ये सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा। ठीक है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण की नींव रखी गई तथा जनता की सरकारी कार्यों तक पहुंच को सुनिश्चित की गई थी इसके अंतर्गत। ठीक है, फिर देखते हैं कि इसको स्वीकार कैसे किया गया था या कब किया गया था। तो देखिए मैंने आप लोगों को मनरेगा पढ़ाया है ना, तो भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो था वो ऐसा पहला राष्ट्रीय कानून था जिसके माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को कानूनी रूप से स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो जो सामाजिक अंकेक्षण है इसको किसके द्वारा स्वीकार किया गया था या किसके तहत स्वीकार किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के द्वारा इसको स्वीकार किया गया था। ठीक है, और इसको जो पारित करने वाला प्रथम राज्य जो था, भारत का प्रथम राज्य जिसने सामाजिक अंकेक्षण को पारित किया था, ये था मेघालय। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसका जो उद्देश्य है, सामाजिक अंकेक्षण करने का उद्देश्य क्या है या फिर सामाजिक अंकेक्षण करने की आवश्यकता क्यों हुई। तो सबसे पहला है पारदर्शिता लाना। ठीक है, देखिए पारदर्शिता लाने मतलब कैसे हो जाएगा? भ्रष्टाचार से बचने के लिए। ठीक है, जो सामाजिक अंकेक्षण जो किया जाता है भ्रष्टाचार से बचने के लिए किया जाता है। किस प्रकार से? जैसे सरकारी धन का उपयोग करना हो गया है ना, तो सरकारी धन का जो उपयोग है वो जैसे सपोज़ किसी योजना में उसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो वो जो धन का जो उपयोग हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, गुणवत्तापरक उसका उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, या परिणात्मक रूप से उसका उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका परीक्षण करना और जनता के समक्ष इसमें पारदर्शिता लाना, ये है सामाजिक अंकेक्षण का पहला उद्देश्य। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करना। देखिए ये जो है निर्वाचन जनप्रतिनिधि जो होते हैं और सरकारी अधिकारी, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ये जनता के प्रति जवाबदेही रहे। ठीक है, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि जो सरकार और जो नौकरशाही है ये जनता के बीच अधिक जवाबदेही रहे, ये इस टाइप का उद्देश्य लेके आया गया है सामाजिक अंकेक्षण के तहत। ठीक है, जैसे मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि जैसे अगर किसी गांव में कोई योजना चल रही है तो वो कंप्लीट हो गई है या नहीं हुई है ना, इस योजना के संबंध में यदि बोला जाए कि वो पूरी तरह से कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, इस टाइप का विवरण करना ये आपके सामाजिक अंकेक्षण के तहत आ जाता है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की जो जानकारी रहेगी उस योजना से संबंधित है ना, वो जो जानकारी है वो जनता
अधिकारियों से पूछ सकती है। जैसे कोई योजना जो चल रही है, अगर उससे रिलेटेड जनता को अगर जानकारी चाहिए कि इस योजना के तहत कितना लागत हुआ है, अगर लागत हुआ है तो वाकई में वो जो लागत है वो किन किन चीज़ों में हुआ है, इससे रिलेटेड अगर कोई जानकारी जनता को चाहिए तो वो अधिकारी जो है उस जनता के प्रति जवाबदेही होंगे। ठीक है, तो इसमें जवाबदेही सुनिश्चित करना इसका एक और उद्देश्य है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं तीसरे नंबर का जो उद्देश्य है, सहभागिता बढ़ाना। तो किन की सहभागिता बढ़ाना? जनता और शासन के बीच की सहभागिता को बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं योजना के प्रभाव का मूल्यांकन करना। मतलब ये है कि योजना में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या फिर इस जो योजना है अगर सपोज़ के लिए लॉस हो रहा है ना, तो इसमें ऐसा क्या किया जाना चाहिए था जिसकी वजह से उसमें लॉस नहीं होता, या अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इसमें और किस तरीके से इसे बेहतर किया जा सकता था कि इसमें जितना जो प्रॉफिट हुआ है उससे ज़्यादा उसमें और उसका अच्छा रिजल्ट मिल पाए, है ना। तो ये इस टाइप का मूल्यांकन करना ही योजना के प्रभाव का मूल्यांकन करना कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं जनता को जागरूक बनाना। तो जो सामाजिक अंकेक्षण है वो जनता को उनके अधिकारियों के प्रति जागरूक बनाता है। ठीक है, और साथ ही सरकारी योजना हो गया या जो कल्याणकारी कार्य हैं उनकी सूचना प्रदान कराता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं गलतियों में सुधार। तो देखिए, जैसे कि सपोज़ मूल्यांकन किया जा चुका है ना, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बताई हूँ कि अगर कोई योजना है उसका मूल्यांकन कर रहे हैं अपन, मूल्यांकन करने के पश्चात अगर उसमें लॉस पाया जा रहा है या जितना उनको प्रॉफिट होना चाहिए था उतना अगर प्रॉफिट नहीं हो पाया है तो वो ये मूल्यांकन करेंगे कि किस चीज़ की वजह से वहाँ पे उतना प्रॉफिट नहीं हो पाया है। देन उनको अगर वो गलतियाँ पता चल जाएगी तो उस गलती में वो फिर से सुधार कर सकते हैं, ताकि जो योजना का जो क्रियान्वयन है वो फिर से बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, जैसा वो चाह रहे हैं, जैसा वो लक्ष्य लेके चल रहे हैं उस तरीके से वो योजना जो है पूरी तरीके से चले। तो यहाँ पे गलतियों का वो सुधार कर सकते हैं। ठीक है, और आवश्यकता अनुसार जैसे जनता चाह रही है वैसे उनमें संशोधन भी कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक अंकेक्षण का अधिकार। तो देखते हैं कि सामाजिक अंकेक्षण करने का अधिकार किनको है। तो देखिए, सामाजिक अंकेक्षण करने का जो अधिकार है ये ग्राम अंकेक्षण दल को है। ठीक है, उसके अलावा राज्य सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय द्वारा चिन्हित व्यक्ति, ठीक है, राज्य सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय द्वारा जो चिन्हित व्यक्ति हैं इनको भी रहेगा, उसके साथ साथ ग्राम सभा को भी रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो ग्राम सभा है इसको जो मनरेगा अधिनियम 2005 है इसकी धारा 17 के तहत जो सामाजिक अंकेक्षण है, ठीक है, मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 17 के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण का जो अधिकार है वो ग्राम सभा को दिया गया है। याद रखिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं दल का गठन। तो जो दल का गठन है इसमें ये देखते हैं कि दल के सदस्यों का चुनाव कौन करेगा। तो जो चुनाव है वो ग्राम सभा करेगी। ठीक है, जांच के लिए ना ये जो दल का गठन है सामाजिक अंकेक्षण हेतु जो जांच दल के सदस्य हैं इनका चुनाव ग्राम सभा करती है। ठीक है, और जो सामाजिक अंकेक्षण के लिए जो दल का गठन रहेगा, ठीक है, उसमें केवल एक ही सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया के लिए होगा। वो याद रखिएगा, जो दल का जो गठन किया जाएगा वो केवल और केवल एक ही सामाजिक अंकेक्षण के लिए उसका गठन किया जाएगा। फिर जैसे आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी, एक साल में 2 बार मतलब 6 महीने में कम से कम 1 बार सामाजिक अंकेक्षण करने की ज़रूरत पड़ती है, वो करना अनिवार्य ही है। ठीक है, तो जैसे 6 महीना जो है उसमें एक बार सामाजिक अंकेक्षण किया जा रहा है तो उसके लिए इस दल का गठन किया गया। उसके बाद जब दूसरी बारी फिर से सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा तो उसके लिए ये दल काम नहीं करेगी, उसके लिए फिर से दूसरे दल का गठन किया जाना रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं इसका सदस्य संख्या। तो देखिए, जो छत्तीसगढ़ राज्य में जो जांच दल है उसके लिए न्यूनतम या मिनिमम 5 और मैक्सिमम या अधिकतम 7 सदस्यों का चुनाव किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जांच दल में 2 पंजीकृत मजदूर का होना आवश्यक है। ठीक है, फिर देखते हैं कि इसके लिए जो मानदेय है, मतलब इसके लिए जो पैसा है, इसमें कोई राशि या कोई मानदेय नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि ये एक प्रकार का स्वैच्छिक कार्य है
है ना। जैसे ग्राम सभा और जो ग्राम पंचायत है, अपना स्वयं का कुछ समय सामाजिक दायित्व करना है, मतलब अपना जो समय है उसका कुछ जो टाइम रहेगा, जो कुछ समय जो रहेगा उसको सामाजिक दायित्व करने का कार्य में लगाती है। तो ये जो है उसी के अंतर्गत शामिल हो जाता है, इसीलिए इसमें किसी भी प्रकार का कोई मानदेय नहीं किया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, ये जो जांच दल का जो गठन किया गया है ना, इनके कार्य किस टाइप के हैं। तो जो पहला कार्य है वो है कार्यस्थल का निरीक्षण व नापजोक करना। ठीक है, दूसरा है क्रियान्वयन एजेंसी के अभिलेखों की जांच पड़ताल करना। ठीक है, तीसरा है मजदूरों से पूछताछ करना। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो जांच दल बना हुआ है जांच करने के ही लिए, है ना, तो वहाँ पे तो मजदूरों से पूछताछ की ही जाएगी जांच के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, फोर्थ पॉइंट है जांच का निष्कर्ष व सुझाव देना। देखिए, उसमें निष्कर्ष देंगे जांच करने के बाद कि जो जांच है वो किस प्रकार से हुआ है, कैसा है, जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से हुई कि नहीं हुई है, और अगर उसमें कुछ सुधार करने का या कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए वो सुझाव भी वहाँ पे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सामाजिक अंकेक्षण की तैयारी, किस किस प्रकार से सामाजिक अंकेक्षण करने की तैयारी की जाती है। ठीक है, ये जैसे उसी प्रकार से हो गया ना, जिस प्रकार से हम एग्ज़ाम देने से पहले जो तैयारी करते हैं ना, जैसे पेन हमारे लिए ज़रूरी रहता है, हम अपना एक प्रॉपर कंपॉक्स रेडी करते हैं, तो उसी प्रकार से सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए भी तैयारी की जाती है। अब एग्ज़ाम के लिए हम जब प्रिपरेशन करते हैं तो एक दिन पहले तो नहीं करते हैं, उसके लिए काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट कर दिया जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए भी तैयारियाँ करती हैं। ठीक है, तो देखते हैं जो सामाजिक अंकेक्षण है इसके लिए घोषणा कब से कर दी जाती है। तो सामाजिक अंकेक्षण शुरू होने के कम से कम 1 माह पूर्व ही इसकी घोषणा कर दी जाती है। ठीक है, अब घोषणा जो होती है उसमें क्या क्या चीज़ें वहाँ उनका उल्लेख किया जाता है उस घोषणा में। तो देखिए, एजेंडा हो गया, एजेंडा मतलब जैसे सामाजिक अंकेक्षण वहाँ पे करना है, उसके लिए बैठक करना है, तो बैठक जब होगी वहाँ पे ग्राम सभा की बैठक होगी, उसी में ही सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है। तो वो जो सामाजिक अंकेक्षण होगा वो किस किस मुद्दे पे होगा, किस विषय पे होगा, ये उसका एजेंडा कहलाता है। मतलब एक प्रकार से इसको सब्जेक्ट या उसका टॉपिक या उसका विषय मान सकते हैं हम। ठीक, तो जो एजेंडा है इसका उल्लेख किया जाएगा, उसके साथ साथ कि किस स्थान पर सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा इसका भी वहाँ पे उल्लेख किया जाएगा, किस तिथि को किया जाएगा, किस समय पे किया जाएगा, और जो सामाजिक अंकेक्षण कराने वाले जो जिम्मेदार लोग हैं, कौन कौन लोग वहाँ पे होंगे, इसका भी उसमें उल्लेख किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसका अभिलेख। तो देखिए, सामाजिक अंकेक्षण हेतु समस्त अभिलेख कम से कम 15 दिन पूर्व ग्राम पंचायत में उपलब्ध हो जाने चाहिए। याद रखिएगा, कम से कम 15 दिन पूर्व वहाँ पे ग्राम पंचायत में उपलब्ध हो जाने चाहिए। और इसमें एक पॉइंट और नोट करिएगा, ये जो अभिलेख रहेंगे ये ऐसे होने चाहिए जिसको देखा भी जा सके और पढ़ा भी जा सके। ठीक है, कम से कम 15 दिन पूर्व वहाँ पे उपलब्ध कराए जाएंगे ग्राम पंचायत में, और इस फॉर्मेट में उपलब्ध कराया जाएगा जिसको देखा भी जा सके और पढ़ा भी जा सके। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो आयोजन है ये किस प्रकार से किया जाएगा। तो जो सामाजिक अंकेक्षण है इनका आयोजन ग्राम सभा आयोजित करके ही किया जाएगा। क्योंकि ग्राम सभा का आयोजन करेंगे तो वहीं पे ही मीटिंग होगी, वहाँ पे मीटिंग होगी तभी तो वहाँ पे सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा। ठीक है, तो इसका आयोजन कैसे किया जाता है सामाजिक अंकेक्षण का, ग्राम सभा का आयोजन करके सामाजिक अंकेक्षण का आयोजन किया जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं इसकी अवधि। तो कम से कम 6 माह में एक बार सामाजिक अंकेक्षण करना अनिवार्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 6 महीने में कम से कम एक बार, और अगर वर्ष में पूछा जाएगा तो आपका 2 बार, क्योंकि 6 महीना एक साल में 2 छमाही होते हैं, है ना, तो वर्ष में कितने बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, और 6 महीने में एक बार। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर सामाजिक अंकेक्षण किया जाना होगा, ठीक है, तो ग्राम सभा अगर इसके अलावा जब भी उपयुक्त समझे वो पंचायत क्षेत्र में आपसी सहमति के साथ वहाँ पे सामाजिक अंकेक्षण कर सकती है। अपनी सहमति, वहाँ पे पंचायत की आपसी सहमति होना आवश्यक है। ठीक है, इसके लिए कोई निर्धारित नहीं किया गया है कि वो कितने बार कर सकते हैं, ये उनकी अपनी मर्जी होती है। अगर उनको ज़रूरत महसूस होंगी तो वो आपसी सहमति से वहाँ पे फिर से सामाजिक अंकेक्षण कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कार्यवाही का विवरण।
देखिए, जो ग्राम सभा की कार्यवाही विवरण होती है ये ना सचिव के द्वारा दर्ज की जाती है। ठीक है, तो जो सचिव है ये कैसे सचिव होंगे, उस संबंधित ग्राम के या उस संबंधित ग्राम सभा के सचिव नहीं होंगे। वहाँ पे जो सचिव होंगे वो अदर विलेज के सचिव होंगे। याद रखिएगा इसको। जिस स्थल का वहाँ पे अंकेक्षण किया जाना है या जिस गांव में या जिस ग्राम सभा में अंकेक्षण किया जाना है वहाँ का सचिव नहीं होगा, जो अदर विलेज के सचिव होंगे वही इस कार्यवाही का विवरण दर्ज करेंगे। ठीक है, और ग्राम सभा में उपस्थित लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिए जाने की जो जिम्मेदारी होगी ये वहाँ पे अधिकारी या कर्मचारी की होंगी। इसको याद रखिएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को उसके उद्देश्य में बताया था कि जवाबदेही सुनिश्चित करना, तो वहाँ पे अगर जनता चाहेंगी तो उनको जिस भी प्रश्न का आंसर चाहिए या उनको जिस भी चीज़ में डाउट है या जिस चीज़ से वो सहमत नहीं है, जिस आंकड़े से वो सहमत नहीं है, उससे संबंधित क्रॉस क्वेश्चन वो अधिकारी के पास कर सकते हैं और अधिकारी को उसका जवाब देना ही पड़ेगा। यही जवाबदेही कहलाता है। ठीक है, देखिए अब जो सामाजिक अंकेक्षण करना है उसके लिए प्रॉपर एक उपयुक्त समय डिसाइड किया जाता है। मतलब ऐसा समय होना चाहिए जहाँ पे जो ग्राम सभा है वहाँ पे लोग प्रेजेंट हो पाए, क्योंकि जब तक लोग प्रेजेंट नहीं होंगे तो सामाजिक अंकेक्षण तो वहाँ पे जो जनता है उनके समक्ष ही करना है, उनके सामने ही वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है ना। तो ये अगर सामाजिक अंकेक्षण करना है तो ग्राम सभा के लिए ऐसा समय होना चाहिए जिसमें सभी लोग या फिर खास तौर पे जो उस योजना में जिस योजना का वहाँ पे सामाजिक अंकेक्षण किया जाना है, जैसे मनरेगा हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया। ठीक है, तो ये संबंधित जो योजना है उसमें कार्य करने वाले जो मजदूर हैं या जो औरतें हैं या जो पिछड़े समुदाय हैं वो इसमें आसानी से भाग ले सके, इसमें हिस्सा ले सके, ऐसे समय को यहाँ पे चूज़ किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है ना, जो मजदूर हैं जो उस योजना में कार्य करने वाले हैं उनके मन में तो जिज्ञासा रहेंगी ही कि हम यहाँ पे इस योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं तो जो योजना है वो किस प्रकार से, कितनी लागत में, किस तरीके से हुई है ना। तो उनको तो वहाँ पे प्रेजेंट रहना कंपलसरी है। ठीक है, तो इसीलिए जो सूटेबल समय या जो सूटेबल टाइम जो है वैसे टाइम पे आयोजित किया जाता है इसको। ठीक है, और ऐसा है कि अगर वहाँ पे जो प्रस्ताव है या जो फैसले उस पर मतदान अगर होता है ना, तो अगर मतदान पक्ष, देखिए पक्ष में भी होता है विपक्ष में भी होता है, तो सामाजिक अंकेक्षण अगर किए हैं तो अधिकारी जो है उनके अगर पक्ष में वोट पड़ता है ना, मतलब जो जनता है अगर वो सहमत होती है, ठीक है, तो उसको भी नोट किया जाता है, और अगर जो जिसमें असहमति है, जिसमें अल्पमत आया है, उसको भी वहाँ पे नोट किया जाता है। ठीक है, और जैसे कि अगर जिस पे वो अल्पमत हुआ है तो उसको क्या किया जाएगा, जो पिछले सामाजिक ऑडिट फोरम जो है जिन पे अल्पमत हुआ है ना, उससे संबंधित कार्यवाही रिपोर्ट को अगले फोरम में सबसे पहले पढ़ा जाएगा। देखिए इसमें होता क्या है, जो सामाजिक अंकेक्षण के लिए जो बैठक बनाई गई है, ठीक है, अब उसमें जिस मुद्दे पे अल्पमत हुआ है या जनता जिस पे सहमत नहीं है उसको नोट करके अलग से रखा जाएगा, और जिस पे सहमत है उसको भी अलग से नोट करके रखा जाएगा। अब जिस पे सहमत नहीं है उसको क्या किया जाएगा, अगर नेक्स्ट फिर से वहाँ पे बैठक बुलाई जा रही है, ठीक है, तो उस बैठक में सबसे पहले जिस मुद्दे पे, जो प्रीवियस वाले जो मुद्दे हैं जिस पे सहमति नहीं हुई है ना, उसको सबसे पहले रीड किया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, उस पे पहले डिस्कशन किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया। तो देखिए जो सामाजिक अंकेक्षण है, सामाजिक अंकेक्षण में ग्राम सभा की अध्यक्षता पंचायत का जो सरपंच होता है वो उनके ऊपर उनका उत्तरदायित्व होता है। यहाँ पे अध्यक्ष जो होते हैं या अध्यक्षता करने का जो उत्तरदायित्व होता है ये सरपंच का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। उपस्थिति में देखिएगा, सरकार द्वारा नियुक्त 2 अंकेक्षक तथा ग्राम के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति इसमें अनिवार्य होती है। किसमें? सामाजिक अंकेक्षण में। ठीक है, जो सामाजिक अंकेक्षण के लिए जो बैठक होती है इसको आहूत कौन करता है? तो इसको आहूत सरपंच करता है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए इसके बाद जो है, अच्छा हाँ, ये एक चीज़ याद रखिएगा, जो सामाजिक अंकेक्षण है ना वो सरकार द्वारा घोषित तिथि को ग्राम सभा के समक्ष ना, जो सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है वो सरकार के द्वारा घोषित तिथि को किया जाता है, ग्राम सभा के समक्ष होता है। ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, और आहूत कौन करता है इसको? उस ग्राम का सरपंच करता है। देखिए अब इसके लिए भी कोरम या गणपूर्ति की आवश्यकता होती है।
देखो गणपूर्ति होता क्या चीज़ है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर लिमिट में पर्सन वहाँ पे प्रेजेंट होने ज़रूरी होते हैं, उसी को कोरम या गणपूर्ति बोला जाता है। अगर वहाँ पे कोरम नहीं होती है तो बैठक भी नहीं हो पाती है। जैसे कि आप लोगों ने पंचायती राज में पढ़ा होगा, वहाँ पे ग्राम सभा की बैठक के लिए जो कोरम है या इसी को गणपूर्ति बोला जाता है, लोगों की पूर्ति, नियमित लोग वहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। और एक लिमिटेशन में इतने लोग का होना कंपलसरी है ऐसा, क्योंकि जब तक वो लोग नहीं होंगे तब तक वहाँ पे तो बैठक को कोई मतलब ही नहीं होगा, किनके प्रत्यक्ष या किनके समक्ष वहाँ पे बैठक किया जाएगा, है ना। तो इसीलिए वहाँ पे कोरम या गणपूर्ति की आवश्यकता होती है। और देखिए ये जो कोरम या गणपूर्ति है, जितना उस गांव की ग्राम सभा के लिए जो निर्धारित हुआ रहता है ना, उतना ही यहाँ पे भी वही गणपूर्ति रहेंगी। जैसे कि अगर यहाँ पे हम देखें, अभी सामान्य अगर क्षेत्र में देखा जाएगा तो ग्राम सभा की बैठक के लिए 1/10 जो भाग होता है ना, 1/10 कोरम निर्धारित किया गया है, और उसमें से 1/3 महिला भी शामिल की गई है। तो सेम थिंग यहाँ पे भी वही रहेगा कि ग्राम सभा के लिए जो निर्धारित कोरम होता है, जो 1/10 होता है ना, 1/10 इसके लिए भी वही रहेंगे। और उसके अलावा उस 1/10 में उसका 1/3 या 1/3 महिला का होना आवश्यक है उस गणपूर्ति में, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका ब्यौरा। देखिए जो संबंधित गांव में जो निर्माणाधीन या पूर्ण किए गए जो समस्त कार्य होते हैं, जैसे जो योजना है तो योजना ये तो चल रहा हुआ है उस पर सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा, या तो वो कंप्लीट हो चुका है उस पर सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे उस जो कार्य है ना, उसका जो संपूर्ण ब्यौरा है इसको ग्राम पंचायत के जो सरपंच है उनके द्वारा ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो इसमें किन किन बिंदुओं को प्रस्तुत किया जाएगा, वो जो योजना जो है उससे रिलेटेड किन किन बिंदुओं को वहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहला है स्वीकृति दिनांक, मतलब जो योजना है उसकी स्वीकृति दिनांक कब थी, इसको वहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। उसके साथ है आपका प्राक्कलन पर दर्शित धनराशि, मतलब जो पहले से डिसाइडेड जो राशि थी, जैसे उस योजना के लिए पहले से डिसाइडेड एक अप्रॉक्स मान लिया जाता है ना कि इतने की लागत के अंतर्गत हम वहाँ पे इसको कंप्लीट कर सकते हैं उस योजना को, है ना। तो ऐसा इस टाइप का जो पहले से जो डिसाइडेड धनराशि रहती है वहाँ पे उसको भी प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा व्यय धनराशि, कितने धनराशि का व्यय हुआ है इसको भी वहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है। भौतिक प्राप्ति वहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है। अब तक लगी सामग्री का उल्लेख, ठीक है। सामग्री क्रय दर, सामग्रीवार व्यय, मजदूरी पर व्यय और उसकी गुणवत्ता, ठीक है। इतनी जो चीज़ें हैं उसको वहाँ पे सरपंच के द्वारा ग्राम सभा के समक्ष सामाजिक अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो ब्यौरा जो है ये अगर प्रस्तुत किया गया है तो इसके लिए दो चीज़ें हो सकती है, या तो जो ग्राम सभा है उसमें वहाँ पे अनुमोदन किया जाएगा इस पर, मतलब उस पर सहमति दिखाया जाएगा, या तो उसमें आपत्ति लगाई जाएगी, ठीक है। तो अनुमोदन कर लिया मतलब चीज़ें क्लियर है, वहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पे आपत्ति लगाई गई है, ठीक है, ब्यौरे में अगर आपत्ति लगाई गई है तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, देखिए ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत कार्य के ब्यौरे में अगर आपत्ति लगाई जाती है ना, आपत्ति की स्थिति में क्या करेंगे, अनुमोदन न होने की जो जानकारी है ये लिखित रूप से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को भेज दी जाएंगी, ठीक है। जो जानकारी भेजी जाएंगी वो कैसी भेजी जाएंगी, लिखित रूप में जानकारी भेजी जाएंगी, ठीक है। और ये जो जानकारी है ये किनके द्वारा प्रेषित किया जाएंगे, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ये जो जानकारी जो प्रेषित कर रहे हैं, तो प्रेषित करने वाले कौन होंगे, देखिए इसमें जो प्रेषित करने वाले जो रहेंगे ये है आपके जो उपस्थित पंचायत सचिव है वो रहेंगे, उनके अलावा उपस्थित अन्य शासकीय कर्मचारी, और उसके अलावा है जो जिनको आपत्ति है वो स्वयं आपत्तिकर्ता के द्वारा वहाँ पे प्रेषित किया जाएगा जानकारी, ठीक है। और प्रेषित जानकारी में वे समस्त तथ्य शामिल किए जाएंगे, ठीक है। जिन जिन चीज़ पे उनको जो आपत्ति होगी वो हर एक चीज़ को वहाँ पे जानकारी लिखित रूप से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पास पेश किया जाएगा या उनको प्रेषित किया जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। देखिए इसका जो सामाजिक अंकेक्षण का जो पार्ट है इसके लिए अभी
एक दो वीडियो और लगेंगे ही, ठीक है। तो अभी तक मैंने जितना आपको बताया है उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और अगर कहीं पे कोई दिक्कत आता है, ये जैसे कि इसका जो पिक्चर जो है वहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिखता है, तो उसके लिए आप टेलीग्राम पे जाके इसका पिक्चर फिर से ले सकते हैं, वहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको सेंड किया जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।